everyone, welcome back to my channel Mudra Mix. My name is Soma Chakravarti and today topic is comparative cost advantage. मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। मैं बोल तो हिंदी में रही हूँ और मेरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में रहेगा, ताकि जो दोनों लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज के जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं वो इसको समझ पाए। यानी कि जो इंग्लिश में है वो कंटेंट पढ़ के भी इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि बोल तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी इसको हिंदी में आराम से समझ सकते हैं। तो चूँकि मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और ट्रेड का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक्स और कवर किए हैं, जिसमें हमने ट्रेड के टूल्स के बारे में डिस्कस किया। दूसरे वीडियो में मैंने मर्केंटाइलिस्ट के बारे में बताया। थर्ड वीडियो में मैंने एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में बताया। आज मैं बताऊंगी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? इट्स गिवन बाय डेविड रिकार्डो। कहाँ दी गई है? इनके अपने फेमस बुक में। इनके फेमस बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इन हिज फेमस बुक which is principles of political economy and taxation। कौन से टाइम पीरियड में? 1817। और इस बुक में उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया। ये बताना चाहते थे कि जो एडम स्मिथ के थ्योरी में जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए थे, क्योंकि अब तक जो डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है, ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ये बिल्कुल अनचैलेंजेबल है। मतलब अभी तक इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। मतलब ये इतनी बेस्ट थियरी रही थी, तो इन्होंने ट्राई किया था कि जो एडम स्मिथ के द्वारा जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी थी, उसमें जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे, क्योंकि उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड रह गए थे। तो बेसिकली ही वॉज ट्राई टू गिव आंसर, जो कि क्वेश्चन था, वाई वुड ट्रेड अकर इफ वन कंट्री इज मोर प्रोडक्टिव देन अदर कंट्री इन ऑल लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बताया उन्होंने? ये क्वेश्चन था जो आंसर नहीं हुआ था एडम स्मिथ के, कि वाई वुड ट्रेड अकर इफ वन कंट्री is more productive than other country in all lines of प्रोडक्शन। ये जो अनआंसर्ड क्वेश्चन था, इसके बारे में वो ट्राई किए थे बताना। और हर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरह इनका भी जो फोकस था वो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू पर था। यानी कि इनका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था वो सिर्फ लेबर पर फोकस था। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया था कि जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड स्टिल पॉसिबल इफ लेस इफिशिएंट कंट्री इज नॉट इक्वली लेस प्रोडक्टिव इन प्रोडक्शन। इन्होंने अपने पॉइंट में बताया कि म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड इज स्टिल पॉसिबल। उन्होंने बताया म्यूचुअल
benefit trade is still possible. कैसे? If less efficient country is not equally less productive in production. इसके साथ उन्होंने अपने दूसरा पॉइंट देते हुए बताया कि लेस इफिशिएंट कंट्री शुड स्पेशलाइज वेयर इट्स डिसएडवांटेज इज स्मॉलर। उसने बोला कि जो लेस इफिशिएंट कंट्री है, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम पड़ रहा है, मतलब उसका जो डिसएडवांटेज है वो कम हो रहा है, तो उस कंट्री को उसमें उसको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना चाहिए। उन्होंने बोला, क्या बोला कि जो लेस इफिशिएंट कंट्रीज है, लेस इफिशिएंट कंट्री should specialize where, जहाँ पर उसका जो डिसएडवांटेज है वो कम हो, where its disadvantage get smaller। और इसको उन्होंने किससे एक्सप्रेस किया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो मेरे इकोनॉमिक्स फैटर्निटी हैं, दे माइट बी नो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ताकि जिन लोगों को थोड़ा भी मालूम नहीं है वो इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो सके। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो रिकार्डो का जो फोकस था कि डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो तो वो कंट्री क्या होगी? बेनिफिटेड होगी। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हाइपोथेटिकली, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं एक जो कि रिकार्डो ने लिया था, इसको समझाने के दौरान सेम एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। उन्होंने बताया कि दो कंट्रीज हैं, टू कंट्रीज नेम्ड पोर्टुगल एंड इंग्लैंड। और इसके बारे में फिर उन्होंने क्या बताया? एक टेबल बना के समझाया, एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया और उन्होंने एक टेबल बनाया। क्या टेबल में बनाया? उन्होंने पहले बताया कि जो लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आवर्स में देखेंगे, यानी कि जब हम टेबल बनाएंगे और जो लेबर कॉस्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो आवर्स में देखेंगे। तो एक और पॉइंट इसमें जोड़ते हैं, लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन आवर्स। अब जब टेबल बनाएंगे तो हम लोग के लिए समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी आवर्स में ले लिया है। तो दो कंट्री डालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दो कंट्री लिया था। कंट्री कौन कौन सी? पोर्टुगल और कौन सी थी? इंग्लैंड ले रखी थी हम लोगों ने। और यहाँ लिया 1 यूनिट ऑफ वाइन, और यहाँ लिया 1 यूनिट ऑफ क्लोथ।
और एक हाइपोथेटिकल डेटा डाल देते हैं 80, 90, 120 एंड 100, ये डाल दिया। तो अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पोर्टुगल है, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, अगर एडम स्मिथ की थ्योरी हम याद करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो पोर्टुगल है उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ है, किसमें, वाइन के प्रोडक्शन में भी और क्लोथ के प्रोडक्शन में भी। क्योंकि जो वाइन के प्रोडक्शन में उसको 80 आवर्स लग रहे हैं लेबर को एक यूनिट ऑफ वाइन को प्रोड्यूस करने में, उसी जगह क्लोथ को प्रोड्यूस करने में उसको 90 आवर्स लग रहे हैं। ठीक, इंग्लैंड की बात करूं तो 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने में उसको 120 आवर्स लग रहे हैं और क्लोथ को प्रोड्यूस करने में उसको 100 आवर्स लग रहे हैं। तो भाई ये तो साफ से साफ हो गया है कि जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो पोर्टुगल को मिला हुआ है। लेकिन रिकार्डो के अकॉर्डिंग कि ये जो इंग्लैंड है उसको जो क्लोथ का प्रोडक्शन करने में उसको 100 आवर्स लग रहे हैं उसके लेबर्स को प्रोड्यूस करने में, यानी कि उसको डिसएडवांटेज तो बोथ तो गुड्स में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी क्लोथ के प्रोडक्शन में उसका जो डिसएडवांटेज है वो स्मॉलर है। इसी पर फोकस किया था रिकार्डो ने, और यही वो बोलना चाहते थे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसका डिक्रीजिंग होगा फिर जो ट्रेड है वो पॉसिबल हो सकता है। यानी कि अगर हम इसका फिर से टेबल बना के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करके बताऊं तो फिर वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा कि उन्होंने एक्चुअली बोला क्या था। तो एक और हाइपोथेटिकल टेबल बना लेते हैं उसको समझने के लिए। ये बना लिया, कंट्री, 1 यूनिट ऑफ वाइन, 1 यूनिट ऑफ क्लोथ, 2 कंट्री ले ली, पोर्टुगल एंड इंग्लैंड। और हमारे डेटा क्या थे, ये 80 और ये 120 और ये थे 90 और ये था 100। अब चूंकि हम लोग को कैलकुलेट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम लोग 80/90 विच इज़ इक्वल्स टू 0.89 और इसको 90/80 विच इज़ इक्वल्स टू 1.13, ये 100/120 विच इज़ इक्वल्स टू 0.83 and this is 120/100 which is equals to 1.2। तो अब ये साफ हो गया है कि पोर्टुगल को वाइन के 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 0.181 और ठीक डिसएडवांटेज जो स्मॉलर डिसएडवांटेज मिला हुआ है इंग्लैंड को वो हम देख पा रहे हैं क्लोथ के प्रोडक्शन करने में 0.83। तो रिकार्डो का कहना था कि अब जहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज कंपैरिजन टू दूसरे कंट्री के साथ डिक्रीज हो रहा है उस चीज़ का ट्रेड करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे और म्यूचुअल ट्रेड बेनिफिट होगा। तो यही है ये पूरा का पूरा थियरी, बहुत ही अच्छा थियरी है। और अभी तक जैसे कि बताया कि स्टिल इट्स अनचैलेंजेबल थियरी, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।